हम लोग ने जब लिमिट्स पढ़ना स्टार्ट की थी तो लिमिट्स में सबसे पहले आपने क्या देखा था? सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड्स देखे थे। क्या स्टैंडर्ड देखा था? पहला स्टैंडर्ड, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है। ध्यान से देखिए, आराम से। मैं एक बार आपको सारे स्टैंडर्ड एक बार फिर से बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि sin x अपॉन x 1 तभी होता है जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है। दूसरा स्टैंडर्ड मैंने आपको लिख के बताया था, लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x अपॉन x जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो ये वैल्यू भी 1 होती है। तीसरा स्टैंडर्ड, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये स्टैंडर्ड होता है बच्चों n a n माइनस 1। चौथा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये बेटा होता है ln a। ln a को आप log बेस ea भी लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवा स्टैंडर्ड होता है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है बच्चों 1। उसके बाद सिक्स्थ स्टैंडर्ड है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ln 1 प्लस x अपॉन x, ये वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों मैंने इतने स्टैंडर्ड्स आपको बताए थे बिगिनिंग में, और इन स्टैंडर्ड्स में मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो आई थिंक ये स्टैंडर्ड्स अब आपको इस स्टेज पे पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको, हाँ, मैंने आपको दोबारा ये स्टैंडर्ड्स लिख करके दिए हैं, तो आपको कोई जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको दोबारा स्टैंडर्ड बताए हैं, और जिनकी पहले की क्लासेस छूटी हुई है वो अपने ही ग्रुप में देख ले जा करके, उनको उनकी क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे, या यूट्यूब में जा करके प्लेलिस्ट में अपने बैच का नाम आपका लिखा हुआ है KS रेगुलर बैच, उसमें L6 लेक्चर देख ले। जैसे आज का लेक्चर है वो L7 लेक्चर है, तो L7 के नाम से होगा, वो कल मैं डाल दूंगा। और प्रीवियस जो लेक्चर है वो L6 L5 L4 इस तरह से लगे हुए हैं। अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खूब सारा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आप कब पढ़िए, सही पढ़िए। सबसे पहले तो आपको इतने स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, और इन स्टैंडर्ड्स पे एप्लीकेशन भी मैं आपको बता चुका हूं पहले से। सर तो अब इस स्टेज पे आपको एप्लीकेशन पता होने चाहिए। यस बेटा बोलिए। तो बच्चों जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है वो कुछ इस तरह से होता है, देखिए। लिमिट, सब बच्चे अब यहां ध्यान दें, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx की पावर gx। अगर आपको क्वेश्चंस का फॉर्म कुछ इस तरह से नजर आए, ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx की होल पावर gx। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कभी भी नजर आए तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे? इसको करने के लिए सबसे पहले आप चेक करोगे कि fx की लिमिट क्या है। जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो fx की तरफ लिमिट क्या है? तो सबसे पहले आपको बेस की लिमिट निकालनी होगी। जब आप बेस की लिमिट निकालोगे तो वो 1 होनी चाहिए। बेस की लिमिट क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। और जब पावर की अगर आप लिमिट अलग से निकालोगे तो वो साफ साफ आपको नजर आएगी कि पावर की जो लिमिट है वो इंफिनिटी आ गई। मतलब इस तरह की लिमिट में बेस 1 की तरफ टेंड कर रहा होगा और पावर इंफिनिटी की तरफ टेंड करनी होनी चाहिए। और यदि ऐसा है तो आप डायरेक्टली इस लिमिट का आंसर बिना सोचे समझे लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में देखना होगा, लेकिन ये कंडीशंस है। कंडीशंस मैंने आपको क्या बताई कि अगर fx की पावर jx टाइप की लिमिट कभी भी आ जाए, मतलब इसको हम लोग पावर वाली लिमिट कहते हैं, ये वाली लिमिट आपके सामने अगर कभी भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट लगाना है। और ये क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास 4 आंसर होंगे, ठीक है ना? तो 4 आंसर में सही जवाब निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप आप देखेंगे, बेस की लिमिट 1 होनी चाहिए और पावर की लिमिट इंफिनिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप डायरेक्टली आंसर लिखेंगे क्या? आपका आंसर होगा डायरेक्टली, आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? तो वो होगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a, दिस इज fx माइनस 1 इंटू gx। दिस इज द आंसर ऑफ द लिमिट। कहने का मतलब जो आपका लिमिट का स्टैंडर्ड है वो मैं आपको पूरा अब लिख करके दिखा रहा हूं।
जो आप यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस में, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx की होल पावर gx, इसका जो आंसर होगा वो होता है e की पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx माइनस 1 इंटू gx। दिस इज द योर आंसर। अब इसकी आपको प्रूविंग नहीं करनी है, क्योंकि प्रूविंग आपसे कोई पूछेगा नहीं, और मैं बता भी दूंगा तो भी आप भूल जाओगे। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करना होगा, इसी तरीके से आपको वैल्यू निकालनी होगी इस लिमिट की, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस लिमिट का एप्लीकेशन देखते हैं कि वो किस तरह से किया जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर जो बच्चे आईएससी बोर्ड के होंगे उनको इस तरह के क्वेश्चंस अपनी बुक्स में जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस करने कैसे पड़ेंगे, तो पहले आपको ये लिमिट का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि वो लिखना कैसे है। मैंने आपको लिखने का तरीका अभी सिखाया है। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। जैसे हमने अभी एक पहला क्वेश्चन, सर एक बार स्टैंडर्ड दिखा दीजिए। हाँ, मैं स्टैंडर्ड आपको दोबारा बता दे रहा हूं। देखिए, अभी मैं इस स्टैंडर्ड को कम से कम 5 बार यूज करूंगा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बस आपको क्लास में बने रहना पड़ेगा। अगर आपकी क्लास छूट जाती है भी किसी भी रीजन से, तो आप रिकॉर्डिंग जरूर देखा करिए, उससे आपका सारा बातें याद आ जाएगी। और एक दिन में सिर्फ आपको एक ही रिकॉर्डिंग देखनी होती है, ऐसा मत कोशिश करना कि खूब सारी रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश करो, फिर आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। ओके, तो हम लोग अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसी क्वेश्चन के साथ। अभी तो हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जो उस स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। जैसे हमने लिखा बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 + 2 अपॉन x होल पावर x। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें या अपने मन में भी सोच लीजिए कि अगर आप इस लिमिट में बेस की लिमिट निकालें, तो बेस की लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि जब आप x इंफिनिटी डालोगे तो 2 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, और 1 + 0 1 होता है। और बच्चों अगर आप पावर की लिमिट निकालोगे तो वो इंफिनिटी ही आएगी, ठीक है ना। तो ऐसा हर क्वेश्चन में ही होगा कि बेस 1 की तरफ टेंड करता है, पावर इंफिनिटी की तरफ टेंड करती है, तो ही ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। तो स्टैंडर्ड मैंने बच्चों बताया कैसे। आपके पास 4 आंसर होंगे, उस आंसर निकालेंगे कैसे, आप लिखेंगे e की पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, एक जगह यहां पर क्या है, इंफिनिटी, ऐसे ही तो है, fx, ये बच्चों आपका fx है, -1 इंटू gx। ध्यान से देखो, मैंने स्टैंडर्ड आपको जस्ट अभी अप्लाई करके दिखाया। e की पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx -1 इंटू gx। fx की जगह क्या है, 1 + 2 अपॉन x, gx की जगह क्या है, x। बिल्कुल आराम से देखिए, मैं रुका हुआ हूं। ओके, अब आप इसको जरा सॉल्व करिए। ई मैं बाद में लिखता हूं, पहले ई लिखने से थोड़ा डिस्टरबेंस बन जाता है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बना 2/x इंटू एक्स, और ये आप ई बाद में लगा दिया करो। अब देखो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसकी लिमिट क्या निकल के आ रही है। इसकी लिमिट निकल के आ रही है 2, तो आंसर आ गया आपका ई की पावर 2। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन काफी आसान होते हैं ये, बस आपको लिमिट का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड नहीं पता हुआ तो फिर आप करते रहिए, फिर होगा नहीं क्वेश्चन, ठीक सर है। बेस की लिमिट बता दीजिए। क्या बेटा, सर बेस की लिमिट आपने कैसे निकाली? बेस की लिमिट, ओके, मैं बेस की लिमिट, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर बेस की लिमिट कैसे निकाली, मैं आपको बताता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 + 2 अपॉन x, 1 + 2 अपॉन x। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे पेन नहीं चल रहा मेरा, एक मिनट वेट करो, चलने लगा। देखिए, तो बेस की लिमिट, तो बेस की लिमिट निकालनी है बच्चों। अगर x इंफिनिटी जाएगा तो 1 अपॉन इंफिनिटी या 2 अपॉन इंफिनिटी या 3 अपॉन इंफिनिटी हो, वो किसकी तरफ टेंड करेगा, वो 0 की तरफ टेंड करेगा। तो 1 + 0 तो बेटा 1 ही हुआ ना, तो बेस की लिमिट 1 है। अब देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ लेना। यस सर, समझ आ गया।
कोई भी रियल नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू जो होती है इंफिनिटी होगी, लेकिन किसी भी रियल नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होगा तो उसकी वैल्यू, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, एनी रियल नंबर अपॉन 0, एनी रियल नंबर अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी, और एनी रियल नंबर अपॉन इंफिनिटी वो 0 होता है। तो अगर आपको ये बात पता नहीं है तो मैं लिख देता हूं कि 1 अपॉन इंफिनिटी जो होता है 0 होता है, और 1 अपॉन 0 जो होता है वो इंफिनिटी होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज e की सॉरी लिमिट x tending towards 0, limit x tending towards 0, tan pi by 4 plus x whole power 1 by x। ध्यान से देखिए, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है, लिमिट x tending towards 0, tan pi by 4 plus x whole power 1 by x। अब आप ये ना पूछिएगा कि ये स्टैंडर्ड सर आपको पता कैसे पड़ता है कि यही स्टैंडर्ड लगना है। तो बच्चों यहाँ पे fx की पावर gx है, मैंने बताया था ना कि पावर वाली लिमिट्स जितनी भी होंगी वो उसी कंसेप्ट से सॉल्व होती है। ठीक है, तो पावर वाली लिमिट है बच्चों तो उसी कंसेप्ट से तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि और कोई स्टैंडर्ड तो मैंने बताया ही नहीं है पावर वाला, यही तो एक बताया है अभी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बेस की लिमिट निकालते हैं। तो बस बेस की लिमिट निकालिए, तो लिखिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। बेस की लिमिट तो हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए निकालते हैं, वो आएगी 1 ही। चलिए देख लो, x अगर 0 डालेंगे तो 10 पाई बाय 4 यानी 1045 1 हो गया। फिर हम पावर की लिमिट निकालेंगे, पावर में क्या है 1 बाय x, x अगर 0 डालेंगे तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, ये होगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx, ये आपका बच्चों fx है, -1 इंटू gx, gx आपका बच्चों 1 बाय x। अब बच्चों ये e आप बाद में लिख लीजिएगा, पहले आप अपनी लिमिट सॉल्व करिए। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ओके, मेरे को अभी करने दीजिए। क्या बच्चा बता रहे हैं, क्या आंसर आ गया आपका? 1। इसका आंसर 1 है। ओके, अभी मेरे को करने दो जरा, अभी तसल्ली रखो, अभी थोड़ा जल्दी मत करो, भी करने दो मेरे को। तो बच्चों मेरे को उस लिमिट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये है 10a प्लस b, देखिए क्या लिखा है 10 पाई बाय 4 प्लस x -1। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लगाते हैं, दिस इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी हमने सिंपली 10a प्लस b दिख रहा था तो मैंने उसको अभी लगाया और कुछ भी नहीं किया, इंटू 1 बाय x। ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो ये बच्चों हो गया 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x माइनस 1 इंटू 1 बाय x। ये हो गया बच्चों लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब ये बन गया फाइनली 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 1 बाय x। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली एलसीएम वगैरह लेकर के भी तो हम सिंपलीफाई कर रहे हैं इसको। अब हम आगे के स्टेप यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगला स्टेप आपका हो गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ये बचा है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x, यही तो बचा है, ध्यान दीजिए, इनटू 1 बाय x, ये बचा है। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, सिंप्लीफाई होकर के बचा है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1 बाय x। अब बच्चों जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2 तो इंडिपेंडेंट है तो ये हो गया 10x अपॉन x, x को 10x के साथ एडजस्ट कर दो और ये हो गया 1 माइनस 10x। अब बच्चों जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 10x अपॉन x 1 हो जाएगा
और 10 0 0 ही होता है, तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी ये सब 1 होकर के और 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। और ये सारी बातें किसके ऊपर हो रही थी? ये सारी बातें हो रही थी e की पावर पे हो रही थी। अब आप इसमें e लगा दो, ये सारी बातें e की पावर में हो रही थी। तो इसका आंसर 1 नहीं है, इसका आंसर है e की पावर 2। तो इसका आंसर 1 नहीं है, इसका आंसर है e की पावर 2। तो आप लोग एक बार भले करके आराम से चेक कर लीजिए, बहुत दौड़ाइए मत क्वेश्चन। तो हमें लिमिट को सिंप्लीफाई करना होता है, फिर उसका आंसर निकालना होता है। हम लोग तब तक सिंप्लीफाई करते हैं जब तक वो हो सकती है। ओके, तो आप लोग को होपफुली समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और इस क्वेश्चन में ऐसा मैंने कोई भी हाई फाई कंसेप्ट नहीं यूज किया है, सीधा 10a + b को यूज किया क्योंकि वही दिख रहा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 cos 2x into 1/x²। ध्यान से देखिए, मैंने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है, cos 2x होल पावर 1/x²। तो बच्चों आप हर बार की तरह बेस की लिमिट निकालिए, वो 1 आएगी, पावर की लिमिट निकालिए तो वो इन्फिनिटी आएगी। इसका मतलब बेस 1 की तरफ टेंड कर रहा है और पावर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx - 1 into gx, fx - 1 into gx। ये हो गया बच्चों कंसेप्ट। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 fx - 1 into 0। आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। और बच्चों ऐसा नहीं है कि आपने cos 2x - 1/x² को सॉल्व नहीं किया हो। इस लिमिट को आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इस लिमिट को बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x - 1/x²। मैं बच्चों e पे जो है वो पावर बाद में लगा लूंगा। ओके गुड। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया -2 टाइम्स sin x/x इंटू sin x/x। ठीक है, अब बच्चों आप e लगा सकते हो, e लगा लीजिए आप। तो ये बच्चों sin x/x तो ये 1 होता है, तो सिर्फ -2 आया। तो आपका आंसर हो गया e की पावर -2। e की पावर -2। बिल्कुल भी जल्दी ना करिए, क्वेश्चन आराम से करिए, आपसे सारे होंगे। जहां आपने दौड़ लगाई क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाएंगे, दौड़ मत लगाइएगा बिल्कुल भी। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x होल डिवाइड बाय 3 होल पावर में 1/x। तो बच्चों आप क्या करिए, सबसे पहले बेस की लिमिट निकालिए। जब बेस की लिमिट निकालेंगे तो a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 प्लस c की पावर 0, 1 + 1 + 1 3/3 1 हो जाएगा। यानी बेस 1 की तरफ टेंड कर रहा है और पावर की लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, यानी इन्फिनिटी की तरफ पावर है, बेस 1 की तरफ है। तो क्या सॉल्व करने का तरीका बताया? e की पावर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a, this is fx -1 into gx। तो होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया। तो यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। अब मैं e बाद में लगाऊंगा। तो बच्चों अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेने पे आ जाएगा a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x -3 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1/x। तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0।
ये हो गया a की पावर x -1, जो बच्चों -3 है ना, उस -3 को आप -1 -1 एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको जस्ट आज ही के टर्न पे या पिछले टर्न पे भी आपको बताया है कि जब एक जीरो की तरफ अप्रोच करता है तो a की पावर x -1 अपॉन x ये ln a होता है। हम इस स्टैंडर्ड को जानते हैं, तभी हमने इस स्टैंडर्ड को यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए मैं इस स्टैंडर्ड को यूज कर रहा हूं, बाहर वाला x मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब आप चेक करते रहो उसको, आप लोग उसको चेक भी करते रहिए। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये हो गया a की पावर x -1 अपॉन x, ध्यान से देखिए बच्चों, प्लस b की पावर x -1 अपॉन x प्लस c की पावर x -1 अपॉन x, और होल पावर में क्या है 1/3। ध्यान से देखिए, मतलब जो 1/3 है वो भी है ना साथ में, तो मैंने 1/3 लिख दिया, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको 1/3 अलग कलर से लिख देता हूं, दिस इज 1/3। तो बच्चों अब ये बन गया लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1/3, क्या हो गया ये हो गया ln a प्लस ln b प्लस ln c। तो ln a प्लस ln b प्लस ln c, तो ये हो गया log a प्लस log b प्लस log c। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी log abc, क्या हो जाएगी ln abc। बोलो समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? अब इसके आगे का स्टेप देखिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0। बच्चों log की एक और प्रॉपर्टी होती है कि m log n इज इक्वल टू log n की पावर m। तो बच्चों जो 1/3 है ना, वो 1/3 abc के ऊपर चढ़ा दो, और ln को लिख दो log बेस e, क्योंकि ln का मतलब उस log का बेस e होता है। तो आपने इसको इस तरह से लिख दिया। यहां तक आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं log की प्रॉपर्टीज, log a प्लस log b प्लस log c, दैट इज log abc। और जो पावर होती है वो पावर बाहर भी आ सकती है, ऊपर वापस चढ़ाई भी जा सकती है, बोथ वेज वैलिड होती है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो अब आप ई लगा सकते हैं, यहाँ पे ई से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वही स्टैंडर्ड चल रहा है, लेकिन सब कुछ ये ई की पावर में ही अभी चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सब कुछ क्या चल रहा है, ई की पावर में ही चल रहा है। तो सबसे पहले आप यहां तक क्लियर हो जाएं, कि आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो बच्चों इसकी लिमिट हम लोग ले चुके हैं, तो हम लिमिट को यहां से हटा देते हैं, क्योंकि लिमिट तो हम लोग ऑलरेडी ले ही चुके हैं, तभी तो आपने ln a ln b ln c लिखा। इसलिए जब आप लिमिट ले सकते हैं, ले चुके हैं, तो लिमिट को आप हटा दीजिए वहां से। अब सीधे सीधे आप आंसर पे चल रहे थे, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब बच्चों ये भी एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है। इस लॉग की प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज करेंगे, इसका आंसर बनेगा सिर्फ abc की होल पावर 1/3। आई होप आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं आपको अगले पेज पे अभी बता देता हूं, लेकिन अगर पता है तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर है abc की होल पावर 1/3। लेकिन अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो मैं आपको अलग से लिख देता हूं। log a b c का मतलब होता है log a प्लस log b प्लस log c, सभी बच्चे जानते होंगे इसको। और log a की पावर m होता है m log a। और इसके अलावा log, जैसे यहां पर 10 लिखा है और यहां भी 10 है और यहां 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। कहने का मतलब जैसे e की पावर log बेस e x स्क्वायर लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। a की पावर log बेस a y लिखा हुआ है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट मैंने पीछे यूज किया, क्या यूज किया मैंने, e की पावर log बेस e abc की होल पावर 1/3। तो ये क्या बचेगा, सिर्फ abc की होल पावर 1/3। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। और ये भी आपको पता है कि log डिफाइंड कब होता है। log बच्चों कब डिफाइंड होता है, जब उसका a भी 0 से बड़ा हो, b भी 0 से बड़ा हो और b कभी 1 ना हो। जब ये तीनों बातें एक साथ होल्ड करें, यानी इनका इंटरसेक्शन, तभी आपका log क्या होता है, डिफाइंड होता है।
आई थिंक ये बातें आपको सब पता है पहले से, क्योंकि लॉग के क्वेश्चंस आपने काफी सारे किए थे। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको होपफुली अब क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कर दे बेटा? सर पिछला पेज। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए बच्चों, क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ध्यान दीजिए, मैंने क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दिया है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 होल पावर x। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बेहद आसान है। तो सबसे पहले हम लोग बेस की लिमिट निकाल लेते हैं, और इन्फिनिटी वाली लिमिट को हमने आपको ऑलरेडी सॉल्व करने का मेथड बताया है कि आप इस तरह की लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म बन जाएगा। बन रहा है? ध्यान दीजिए, मैं बेस की लिमिट आपको निकाल के दिखा रहा हूं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा इन्फिनिटी वाली लिमिट कैसे निकालते हैं। तो जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी की वजह से 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 3 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, रहता तो वो इन्फिनिटी है। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन 1, दैट मीन्स 1। तो बच्चों ये बेस की लिमिट 1 है और पावर एग्जैक्टली समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी ही की तरफ टेंड कर रही है। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। अब बच्चों कंसेप्ट आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, कैसे अप्लाई करेंगे उस कंसेप्ट को अप्लाई करिए। e की पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी fx माइनस 1। तो बच्चों दिस इज fx, ठीक है, fx माइनस 1 इंटू gx। ठीक है बच्चों, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब बच्चों ये आपका काम है, आप इसको सॉल्व करिए, और अगर किसी का आंसर आ जाए तो बिल्कुल मेरे को बताएं क्या आंसर आ रहा है। ई स्क्वायर। एक बच्चे का आंसर आया है ई स्क्वायर। तो यस बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने सही सॉल्व किया है। इसका आंसर इस बच्ची का ई स्क्वायर ही है। ऊपर वाली लिमिट को जब सॉल्व करेंगे तो ही ई स्क्वायर आ रहा है। तो अब आप करके आप भी चेक कर सकते हैं, कार है तो और भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x माइनस 2x तो ये आपका 2x आ गया, 3 प्लस 5 तो ये आपका 8 हो गया, और बाहर वाला x मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये है बच्चों। अब बच्चों मैंने आपको कंसेप्ट ऑलरेडी बता रखा है, क्या बताया है कि ऊपर नीचे हाईएस्ट कॉमन डिग्री से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 0 0, तो आपकी लिमिट क्या बची है? सिर्फ 2 आई है। अब आप ई लगा सकते हैं, तो इस बच्ची का आंसर बिल्कुल सही है, ई स्क्वायर। गुड। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से करना जान चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से करने। तो बच्चों मैंने आपको इतनी बातें बता दी हैं कि आपसे क्वेश्चन सारे होने लगेंगे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे, और बाकी मैं आपको अलग से क्वेश्चंस बना के भी अब भेज दूंगा, क्योंकि लिमिट्स के ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपके सामने एक स्टैंडर्ड यूज किया है, लिमिट x अप्रोचेस 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। आपको ध्यान रखना होता है ये 1 होता है, और मैंने जब इसको लिमिट में यूज किया तो मैंने पूरी डिफाइनिंग रिलेशंस यूज किए। मैंने कहा अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 2x भी 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा। इसका मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं और आपका आंसर आ सकता है। तो होपफुली आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिमिट्स के क्वेश्चन किस तरह से किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं काफी टर्म से आपको लिमिट्स के क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। होपफुली आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट कर लेते हैं, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग कर लेते हैं, काफी इजी है। चलिए, इससे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी बच्चे अपनी कॉपी में अब हेडिंग डालेंगे यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं डाल रहा हूं, हमारे साथ ही डाल लीजिए यूलर्स। यूलर्स की स्पेलिंग देखिए क्या है, यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको काफी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, तो आप समझते रहो सिर्फ। यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यूलर्स सुन करके तो ऐसे आ रहा है कि सर पता नहीं क्या नई चीज पढ़ाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यूलर्स हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बस एक नई चीज मैं आपको दूसरी भाषा में बता रहा हूं। जैसे बच्चों हम लोग ने पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। क्या था पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जहां इस थीटा को हम लोग कहते थे कि अगर हम पोलर फॉर्म लिख रहे हैं तो ये थीटा स्पेशली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहलाता था, और मैंने हर आपको क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बता दिया था कि कैसे लिखते हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात करता है तो आर्ग्यूमेंट इज द डिफरेंट थिंग और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज द डिफरेंट थिंग। तो आपको ध्यान देना होगा कि कभी कोई व्यक्ति अगर आपसे आर्ग्यूमेंट की बात करे तो वो दूसरी चीज होती है, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करे तो वो दूसरी चीज होती है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखे हैं, लेकिन कई क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे होते हैं जिसमें वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट का ही जिक्र करेगा। तो आप उसके आर्ग्यूमेंट को देख करके कंफ्यूज ना हो कि वो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं है। अगर वो बोलेगा मुंह से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो मैंने आपको जो क्वाड्रेंट में बताया था आप उसको यूज करोगे, हर क्वाड्रेंट में वही फॉर्म यूज करोगे। लेकिन अगर आप नहीं बोलता है तो फिर वो आर्ग्यूमेंट कैसे यूज करेगा? फिर वो कोई भी एंगल हो सकता है जो क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। चलिए अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कुछ नहीं होता है, ये तो ऐसी फर्जी टाइप चीज होती है। जो बच्चों कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए इधर, जो बच्चों कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है इसको हम लोग कहते हैं ई की पावर आई थीटा। बस खत्म हो गया यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म कुछ नहीं होता है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म मतलब ई की पावर आई थीटा। भाई जैसे आप क्या लिखते हो, z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हो। और अगर किसी को इतना बड़ा लिखने का मन नहीं है तो वो ऐसे लिख सकता है मॉड z टाइम्स ई की पावर आई थीटा। सिंपल, ई की पावर आई थीटा मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लेकिन अगर किसी बच्चे के मन में आया कि सर ये मान लीजिए अगर ऐसे लिखा हो, देखिए सर अगर ऐसे लिखा हो, अरे भैया अगर वहां पे माइनस थीटा है तो ई की पावर आई टाइम्स माइनस थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ई की पावर माइनस आई थीटा हो गया। और क्या होगा, और कुछ थोड़ा ना होगा। तो आपको ये बेसिक सी बात समझनी है कि z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को रिड्यूस कर दिया जाता है और उसको कहा जाता है यूलर्स फॉर्म। और उसको देख करके आप हो जाते हो कंफ्यूज कि ये यूलर्स फॉर्म क्या होता है। जैसे हमने कहा कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आई है, ठीक है, हमने कहा इसका यूलर्स फॉर्म में नोटेशन करो जरा। तो तुम कहोगे सर इसके लिए तो पहले इसका पोलर फॉर्म निकालना पड़ेगा, जब तक पोलर फॉर्म निकालेंगे नहीं तब तक हम इसका पोलर फॉर्म भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म से ही तो पता पड़ता है कि उसका आर्ग्यूमेंट क्या है। जब तक हम पोलर फॉर्म लिखेंगे नहीं तो हमें उसका आर्ग्यूमेंट ही नहीं पता है, तो हम लिखेंगे कैसे इसको। तो बच्चों अगर हम इसका पोलर फॉर्म निकालेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप इसका पोलर फॉर्म आप निकालेंगे तो आएगा z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स कॉस थीटा, आप निकाल के चेक कर लो यही आएगा, आई साइन थीटा। आपको पता है ना, मैंने आपको निकालना सिखाया है हर क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan इनवर्स y बाय x, तो y की जगह भी 1 है, x की जगह 1 है, तो tan इनवर्स y बाय x यानी कि पाई बाय 4 हो गया। और अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, जो लिखा है वो तो यही है, और यूलर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर i पाई बाय 4। दिस इज द यूलर्स फॉर्म, जो आपको हर जगह बुक में लिख दिया जा रहा है। और आप कहते हो कि सर ने यूलर्स फॉर्म तो पता नहीं बताया है कि नहीं बताया है। तो दिस इज
यूलर्स फॉर्म, और कुछ नहीं होता है। ये सीबीएसई वाले बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन जो आईएससी बोर्ड के बच्चे हैं उसमें है टेक्स्ट बुक में। तो यूलर्स फॉर्म में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ये कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ इतना आपको जो काम करना है इतना करना हो, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए हो क्या? यस बेटा बताइए सर। हाँ चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, और वो प्रॉपर्टीज इतनी खतरनाक होती हैं कि आप कहोगे कि सर ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कैसे कर रही हैं, इसलिए मैं आपको पूरा उसका जवाब भी दूंगा, बस आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। ओके, हेडिंग डालते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन आर्ग्यूमेंट। सभी बच्चे हमारे साथ हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन आर्ग्यूमेंट। ठीक, तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन आर्ग्यूमेंट, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको इस तरह से दिखाई दिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं, पूरी पूरी बातें मैं आपको लिख के बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको सामने लिखा, लेट z, z1, z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लिख लीजिए हमारे पास, लेट z1 एंड z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लिख दे रहे हैं आपको, लेट z1 एंड z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, विद आर्ग्यूमेंट। विद आर्ग्यूमेंट मतलब उनका कोई भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं हो प्रिंसिपल ही, θ1 एंड θ2। ठीक, देन अब आपके पास कुछ रिलेशन होंगे, वो आपको समझना होगा। तो z1 z2 का आर्ग्यूमेंट मैंने θ1 और θ2 लिया है, और ये भी लिख लो कि z का जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा है। मैंने z के बारे में लिखा ही नहीं, वो भूल गया मैं। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा। ठीक है, ओके। तो बच्चों प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी, ऐसा कहा जाता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू, वो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये पहली प्रॉपर्टी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक दो समझा दूंगा, फिर मैं आपको लिख दूंगा। देखिए मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर आर्ग्यूमेंट क्या है, लेकिन मैं आर्ग्यूमेंट आपको मैं 100 बार बता चुका हूँ, लेकिन आप अभी भी भूल गए हो, तो उसको हिंदी में बताता हूँ कि z1 z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फाइनली, उसका जो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब tan इनवर्स mod y by x, समझ गए ना, उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका आर्ग्यूमेंट किसके बराबर होगा, z1 के आर्ग्यूमेंट प्लस z2 के आर्ग्यूमेंट के बराबर होगा। ये इसका हिंदी में मतलब है प्रॉपर्टी का। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको उसकी प्रूविंग बता देता हूं। देखिए, आप लेट कर लो कि जो z1 है, आप लेट कर लो जो z1 है वो है r1 टाइम्स cos θ1 प्लस i sin θ1। ये आपका z1 हो गया। हाँ बेटा बोलते जाओ। z इज थीटा हो, समझ नहीं आता। ठीक है, तो बच्चों मेरे को बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप यहाँ पे समझो ध्यान से। तो z1 की वैल्यू हो गई बच्चों r1 टाइम्स cos θ1 प्लस i sin θ1, और z2 को मान लिया मैंने r2 टाइम्स cos θ2 प्लस i sin θ2। ठीक है, तो z1 का आर्ग्यूमेंट क्या है θ1, और z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है θ2। मतलब z1 और z2 का मैंने पोलर फॉर्म लिखा है, और z1 का मॉडुलस क्या है r1, और z2 का मॉडुलस क्या है r2। ठीक है ना, मतलब मैंने मॉड z1 की जगह r1 लिख दिया ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए। तो बच्चों अभी मैंने क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किए थे z1 और z2 जिनका आर्ग्यूमेंट है θ1 और θ2। अगर हम उनको पोलर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, z1 इज इक्वल टू मॉड z1 टाइम्स cos θ1 प्लस i sin θ1, z2 इज इक्वल टू मॉड z2 टाइम्स cos θ2 प्लस i sin θ2। यहां तक आपको पढ़ने के लिए कंपलसरी है कि आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रीवियस क्लासेस पढ़ी होनी चाहिए,
वरना आपको ये पार्ट समझ में नहीं आने वाला है, चाहे मैं जितना भी समझाऊं। तो Z1 और Z2 ये आपको क्लियर होना चाहिए। Z1 Z2 मैंने आपको लिख करके दिखा दिया, ठीक है। और अगर आप इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो Z1 आपका क्या है, R1 टाइम्स e की पावर I थीटा 1 और R2 टाइम्स e की पावर I थीटा 2। दिस इज कॉल्ड यूलर्स फॉर्म। अब बच्चों आपको क्या करना है, आप Z1 Z2 जरा Z1 Z2 को निकालिए। सभी बच्चे Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करिए। जब आप Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आएगा R1 R2 टाइम्स cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। ये बच्चों मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अब बच्चों ये आपको सिंप्लीफाई खुद करना पड़ेगा, मैं आपकी हेल्प कितनी कर पाऊंगा। अच्छा मैं आपको सिंप्लीफाई भी करके देता हूं। चलिए जरा ये मल्टीप्लाई करिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे मल्टीप्लाई करके इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। आएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई टाइम्स cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस आई टाइम्स sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस माइनस टाइम्स sin थीटा 1 sin थीटा 2। जरा इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखिए। तो ये हो जाएगा इसका रियल पार्ट मैं लिख रहा हूं, वो रियल पार्ट आएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1, ध्यान से देखिए, माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, प्लस i टाइम्स इसका इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं sin थीटा 1। मैं इसका इमेजिनरी पार्ट लिख रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी में सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास a प्लस आई सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो अगेन बच्चों मैं इस प्रॉपर्टी को हाईलाइट कर दे रहा हूं और साफ साफ आपको नोटेशन में बता रहा हूं कि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आर्ग्यूमेंट आपसे पूछा जाए
तो आप उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट निकाल लीजिए और उनको आपस में ऐड कर दीजिए, तो आपके पास Z1 Z2 यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली निकल करके आ जाएगा। और उसकी प्रूविंग भी मैंने आपको बता दी है, आप स्टेप वाइज अगर करेंगे तो आपको प्रूविंग भी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों अब हम लोग काफी देर तक ये समझा चुके हैं आपको, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट। तो बच्चों ये दूसरी प्रॉपर्टी आपकी, पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं। मैं हर प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं बताऊंगा, अब आप डायरेक्टली ऐसे याद रखो कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, भाई मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है तो डिवीजन भी हो सकता है, तो ऐसे केस में आप डिवाइड करके उसको a प्लस IB फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसका आर्ग्यूमेंट बताओगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप ऐसे मत करो, आप क्या करो, Z1 का आर्ग्यूमेंट देख लो क्या है, Z2 का आर्ग्यूमेंट देख लो क्या है, और उनको आपस में माइनस कर दो, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कि Z1 अपॉन Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या होगा। इसको बच्चों आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ मत करिए, आप डायरेक्टली इसको याद करिए, ये आपको क्वेश्चंस में डायरेक्टली मिलेगा खुलेआम। आपको इतनी बार करना पड़ेगा कि आप उसको कर करके थक जाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसकी प्रूविंग बता सकता हूं। कोई बच्चा चाहता है मैं इसकी प्रूविंग बता दूं? यस सर। ओके, मैं इसकी प्रूविंग बता देता हूं, कोई बात नहीं। ओके, मैं इसके बाद वाली फिर प्रॉपर्टी इसकी प्रूविंग नहीं बताऊंगा, चलिए मैं बता देता हूं। Z1 आप लेट कर लीजिए R1 टाइम्स cos θ1 प्लस I sin θ1, ठीक। उसके बाद आप Z2 लेट कर लीजिए R2 टाइम्स cos θ2 प्लस I sin θ2, ठीक, लेट कर लिया। अब बच्चों आप Z1 अपॉन Z2 कैसे निकालते थे, मैंने आपको पूरी एल्गोरिथम बताई हुई है। तो आप क्या लिखेंगे, R1 टाइम्स cos θ1 प्लस I sin θ1, ऐसी तो लिखेंगे, होल डिवाइड बाय R2 टाइम्स cos θ2 प्लस I sin θ2, यही तो आपको निकालना है। तो बच्चों ये तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, और डिवीजन का शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, तो आप चाहे शॉर्टकट से इसको a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और अगर शॉर्टकट आपको नहीं आते AC प्लस BD वाला तो आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए आसान क्या है, आप कहोगे कि सर शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, भैया नहीं आते तो आप इसको रैशनलाइज कर लो, पूरा कर लो, क्योंकि आप प्रूविंग कर रहे हो। प्रूविंग में फिर एक एक स्टेप लिखा जाता है, देखिए तो मैंने इसको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज कर लिया। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो आपके पास फाइनल स्टेप्स निकल करके आएंगे R1 अपॉन R2 टाइम्स, जरा देखिए क्या आ रहा है, रियल पार्ट कलेक्ट करता हूं मैं अपनी कॉपी में, फिर लिखता हूं, मेरे को करना पड़ेगा अपनी कॉपी में ही। तब तक तुम लोग करो, मैं अपनी कॉपी में सॉल्व करता हूं। ओके, आ गया, देखिए ये आ रहा है cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 sin θ2, दिस इज द रियल पार्ट, प्लस ये इमेजिनरी पार्ट भी लिखें, sin θ1 cos θ2 माइनस cos θ1 sin θ2, ये बच्चों इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे, अपनी कॉपी में भी आप कर रहे होंगे। अपॉन cos स्क्वायर θ2 प्लस I स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, sin स्क्वायर θ2, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो बच्चों ये क्या आ गया, ये हो गया R1 अपॉन R2 टाइम्स, ऊपर बच्चों देखो फॉर्मूला बना है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos A माइनस B का, ठीक है, प्लस I टाइम्स ये फॉर्मूला है sin A माइनस B का, और नीचे बच्चों 1 हो गया, आइडेंटिटी होती 1 हो गया। तो बच्चों आप ध्यान से देख लो, जो बातें मैंने आपको बताई थी वो निकल करके आ गई हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, अगर हम इसके आर्ग्यूमेंट की बात करें
इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात करें तो वो आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है θ1 माइनस θ2। क्लियर कट समझ में आ रहा है। मॉडुलस है R1 अपॉन R2। R1 अपॉन R2 को अगर आपको देख के कंफ्यूजन है तो उसको मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 भी लिख सकते हो, ये आपका मन है। R1 लिखना आसान होता है, मॉड वॉड में टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने R1 लिख दिया। अब ये बच्चों बन गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू θ1 बच्चों किसका आर्ग्यूमेंट है, Z1 का, और θ2 किसका आर्ग्यूमेंट है, Z2 का। तो बच्चों आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, जो भी बच्चे प्रूविंग पूछ रहे थे तो मैंने आपको प्रूविंग बता दी है। यानी कि अब आप याद रखेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा तो सम होता है, डिवीजन हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्शन होता है। समझ गए? तो बच्चों ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसकी भी प्रूविंग मैंने आपको फाइनली करके दिखा दी है। ठीक है, प्रूविंग समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसकी तरफ भी हम लोग बढ़ते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट। दिस इज द प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कर रहे हैं जो आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड होती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑन आर्ग्यूमेंट, तीसरी नंबर प्रॉपर्टी। तो तीसरी, ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपको z बार का आर्ग्यूमेंट निकालना है तो माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा, ये याद रखिएगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें हम कोई प्रूविंग थोड़ा ना करेंगे भाई। आप z लिख लो, z क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो z बार क्या होगा, मतलब इसकी प्रूविंग मत करवाओ अब। चलिए मैं लिख देता हूं तब भी भाई z आप क्या लिखोगे, z लिख लो r टाइम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे तो लिखोगे z। तो z बार क्या होगा, z बार होगा r टाइम्स cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ऐसे तो लिखोगे। तो बच्चों ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट क्या है बताओ, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा है कि नहीं, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार कितना है, देखो ध्यान से, माइनस थीटा है। माइनस थीटा तो है ही भाई, इसको आप ऐसे लिख लो ना अगर नहीं समझ में आ रहा है, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा ही तो है। नहीं समझ में आया तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि जो z बार का जो आर्ग्यूमेंट होता है, मतलब मैंने आपको बताई कि जो z बार का आर्ग्यूमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बराबर होता है। इसकी कोई प्रूविंग थोड़ी नहीं है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हो। बोलो समझ में आया? दिस इज थर्ड पार्ट। ओके भाई, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आई को माइनस आई से रिप्लेस करते हैं और कुछ थोड़ी नहीं करते। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी को मैं लिखने जा रहा हूं। तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, जैसे किसी ने लिख दिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 बार, z1 z2 बार का आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो तुम कहोगे कि सर अगर हम z2 बार को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह डील करें, तो सर आपने हमको बताया था कि इसको लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बार, क्योंकि सर आपने यही तो नियम बताया ना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनके आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए उनका सम कर देते हैं, कर दोगे ना, और इसको फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बार किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। बोलो अभी बताया, ये प्रॉपर्टी तो अभी बताई। तो इसका मतलब फाइनली आपकी प्रॉपर्टी बनी क्या कि z1 z2 बार का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी काफी इजी है, बस ये डिपेंड करता है कि आपने पहले के लेक्चर्स कितने ढंग से किए। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये देखिए आपके सामने हेडिंग पड़ी हुई है, टाइम कम है इसलिए मैंने दूसरी क्लास में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं,
तो दूसरी क्लास के मैंने नोट्स खोल दिए हैं। सभी बच्चे हेडिंग डालें यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और मेरी बातों को ध्यान से समझें, इधर उधर मत देखिए, आपको नोट करने की भी अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सुनना सर वॉइस कट गई थी। हाँ, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका हिंदी में क्या अर्थ है? यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब होता है वन। यूनिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? वन। और अगर हम वन का क्यूब रूट लेंगे तो वन का क्यूब रूट का क्या मतलब हुआ? दिस इज वन। ध्यान दीजिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। और अगर हम उस वन का क्यूब रूट लेंगे तो वन की पावर 1/3 तो हुआ। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट क्या होता है? पहले तो आपको ये क्लियर हो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सबसे सब लोग चिल्ला रहे हैं, इसका हिंदी में क्या मतलब है? तो यूनिटी का मतलब वन, और क्यूब रूट का मतलब जैसे स्क्वायर रूट होता है तो पावर में 1/r, 1/2 होता है। फोर्थ रूट होता है तो पावर में 1/4 होता है। क्यूब रूट होता है तो आप पावर में 1/3 करोगे। यही तो मतलब हुआ ना। तो बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट ये होता है, इसको हम मान लेते हैं z। क्या मान लेते हैं? z। तो ध्यान से देखिए, आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को आपने z माना। क्यों z माना? क्योंकि बच्चों इसके कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन के क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लिखते हैं, ध्यान से सुनिए भाई हमारी बात, आप अपना ना ध्यान दीजिए, हमारी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी कॉपी में मत लिखिए, अभी मैं नोट्स भेज दूंगा ना, ध्यान से देखिए। तो z इज इक्वल टू 1/3। मैंने इसको z के ही बराबर क्यों किया? क्योंकि इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर आप दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा? z³ इज इक्वल टू 1 बनेगा। z³ इज इक्वल टू 1, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यानी आपके पास इक्वेशन क्या बनी? आपके पास इक्वेशन बनी z³ - 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके दो रूट्स होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसके 3 रूट होंगे। यानी बच्चों z³ - 1 इक्वल टू 0 के कितने रूट्स होने की पॉसिबिलिटी है? 3 रूट्स। तो बच्चों उसके 3 रूट्स निकालने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या यूज करेंगे? a³ - b³। तो बच्चों a³ - b³ का फॉर्मूला हमारी क्लास में भी ऐसे भी बच्चे हैं जो a³ - b³ का फॉर्मूला नहीं लिख पाते हैं, इसलिए मैं ये उनके लिए लिख रहा हूं। ये होता है फॉर्मूला। तो बच्चों अगर हम इसको लगाएंगे तो दिस इज z - 1 इनटू ब्रैकेट a² + b² + ab। आई थिंक आप ये फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं a³ - b³ का। अगर नहीं आता है तो मैंने आपको लिख दिया, आप घबराइए नहीं। तो बच्चों जब हम दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो आप 0 करिए। जब आप 0 करेंगे तो पहला फैक्टर 0 करेंगे तो z बराबर 1 आ गया। दूसरा फैक्टर 0 करेंगे तो आपके पास क्या बना है? इक्वेशन z² + z + 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम इसको ax² + bx + c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की जगह 1 है, b की जगह भी 1 है और c की जगह भी 1 है। तो बच्चों अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? b² - 4ac। तो क्या आ रहा है बच्चों? जरा डिस्क्रिमिनेंट कोई बताएगा? -3 आ रहा है। क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। आ रहा है ना -3। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? -3। इसका मतलब इसके रूट्स क्या हैं? नॉन रियल रूट्स। और नॉन रियल रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब बच्चों हमारी बातें अभी भी ध्यान से सुनना। बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया गया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तो वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं? अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट होगा a + ib तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट क्या होगा? a - ib। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी में भी आपको पढ़ाया गया था। याद है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या क्यूबिक इक्वेशन के या 4 डिग्री की इक्वेशन के अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो एक कॉम्प्लेक्स रूट नहीं होता। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। मतलब अगर एक a + ib होगा तो 100% दूसरा a - b होगा, a - ib होगा। याद है आपको? ये आपने अब पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसी तरीके से बच्चों अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन z² + z + 1 इक्वल टू 0 के जब आप रूट्स निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा के? अल्फा, बीटा
क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। जब आप फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे तो आपके बच्चों यहाँ पे दो रूट्स निकल के आएंगे जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइटेड किए हुए हैं। एक तो बच्चों ये ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एक रूट ये होगा और दूसरा रूट ये होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक रूट जो होता है वो आप जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे एक रूट आ जाएगा -1 प्लस आई रूट 3/2 और दूसरा रूट आ जाएगा -1 माइनस आई रूट 3/2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा करके आप रूट्स तो लिखना जानते हो ना धराचार्य फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नहीं आता है तो वो भी बता दो, वो भी हम भैया लिख के सॉल्व करा दें। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? यहां पे किसी को डाउट, कोई ऐसा बच्चा? तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों ये आपके जो कॉम्प्लेक्स रूट है ना, तो पहला कॉम्प्लेक्स रूट क्या निकला है, -1 प्लस आई रूट 3/2। तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स रूट को हम लोग कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं, ओमेगा। जो आप ओमेगा ओमेगा चिल्ला रहे थे ना, यही होता है ओमेगा। ओमेगा इज द -1 प्लस आई रूट 3/2। और बच्चों एक होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आई रूट 3/2। बोलो समझ में आया? एक रूट होता है ओमेगा और दूसरा रूट होता है ओमेगा स्क्वायर। और मजे की बात ये होते हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। आप चेक कर लो, अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। देख लो, एक में आई को माइनस आई से रिप्लेस किया गया है। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज। तो बच्चों अभी तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास z³ - 1 = 0 या x³ - 1 = 0 कुछ भी लिखा है, तो उसके कितने रूट होंगे? एक रूट होगा 1, दूसरा रूट होगा ओमेगा और तीसरा रूट होगा ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से सुनो, मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी अगर आपके पास x³ - 1 = 0 करके कोई इक्वेशन लिखी है तो उसके कितने रूट्स होंगे? एक होगा 1 और एक होगा ओमेगा और एक होगा ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों आपके दिमाग में आया होगा कि सर दूसरे रूट को ओमेगा स्क्वायर क्यों कहते हैं? अरे भैया, आपके पास ओमेगा, आप ऐसा करो ओमेगा का स्क्वायर कर लो। ओमेगा कहाँ है? वेयर इज ओमेगा? ये बच्चों आपका ओमेगा है, जो पहला रूट है उसको मैंने ओमेगा नाम दिया। आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप इस ओमेगा स्क्वायर को जरा सिंप्लीफाई करो, इस ओमेगा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करो। ठीक है, ध्यान दो, दूसरे रूट को आप ओमेगा स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। उसको आप सिंप्लीफाई करिए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ओमेगा के स्क्वायर को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो क्या निकल करके आ रहा है। अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास ओमेगा है, ओमेगा को स्क्वायर कर दीजिए, तो जो वैल्यू निकल करके आएगी ओमेगा का स्क्वायर करने पे, वो क्या निकल के आएगी? वो आएगी -1 माइनस आई रूट 3/2। समझो हमारी बात, जब आप ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? -1 माइनस आई रूट 3/2। ये देखो नीचे निकल करके आ रही है, आप चेक करो, ये देखो आ रही है। आप अपनी कॉपी में कर लेना आराम से घर पे। तो जब आपके पास ओमेगा गिवन है, तो अगर आप ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? -1 माइनस आई रूट 3/2। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और बच्चों मैंने आपको नीचे लिख भी दिया है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है? एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ये देखो मैंने जो बात बोली है वो यहाँ सारी बातें रिटन में लिखी भी हुई है, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों आपके पास सिर्फ एक ही काम है, मैं यहीं तक आपको पढ़ा रहा हूं कि आपके पास कभी भी कोई इक्वेशन दे दी जाए कि x³ - 1 = 0, तो आप तुरंत चिल्ला के बोलना कि उसके 3 रूट्स हैं, एक 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू पूछे तो तुरंत बता देना, -1 प्लस आई रूट 3/2। ओमेगा स्क्वायर कहे तो वो दूसरा रूट होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग क्लास समझ चुके हैं, यहां तक आपको याद रखना होगा। होपफुली आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यही था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट। फिर हम लोग इसके आगे क्वेश्चन बाद में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके क्वेश्चंस बाद में करेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।
अब आप क्लास लीव कर सकते हैं आराम से। सर हाँ बेटा बताइए। थैंक यू सर। सर ये जो पार्ट है सर ये टेस्ट में इंक्लूडेड है?